लोग मतलब पिछले क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे, श्वसन तंत्र के बारे में पूरे शुरू से अंत तक उसको अच्छे से समझ लिए थे। जो भी क्वेश्चन आंसर देखो सारा का क्वेश्चन आंसर बन रहा है, ठीक है। उसका क्वेश्चन आंसर का अलग से उसका क्लास चलेगा और अलग से इस पर वीडियो भी चला जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझ लेते ताकि हमको जो क्वेश्चन अगर नहीं भी आए तो हम उसको आसानी से लिख सके, उसका उत्तर जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो आज हम लोग को तीसरा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी का और वो है वहन या परिवहन, ठीक है। तो वहन बोलो या परिवहन बोलो। तो देखो सबसे पहले वहन या परिवहन कहते किसको है ये चीज जान लेते हैं। तो देखो परिवहन मतलब क्या कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। तो जो भी चाहे वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधा हो उसमें क्या होता है, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे एकोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सब में पदार्थों का क्या होगा, स्थानांतरण होता होगा ना। एक जगह से दूसरे जगह, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाता होगा ना, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, परिवहन। यानी अगर परिवहन का हम लोग परिभाषा कहेंगे तो क्या कह सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों का मूल स्थानों तक पहुंचाना, यानी जिस स्थान पे जरूरत होगा, और जो हानिकारक पदार्थ है उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाएगा, परिवहन। सिंपल रूप से परिभाषा भी कभी कभी पूछते रहते तो उसको देखना, इसमें दे देंगे। अब चलो आगे की ओर बढ़ते। देखो तो परिवहन जो है ना सो एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। तो एक कोशिकीय जीव थोड़ा हम देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव में देखो उसमें एक कोशिका वाला जीव होगा, उसमें क्या होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा ही ना होगा उसमें, कहे कि एक ही कोशिका होता है। देखो एक कोशिका में जितना भी प्रक्रिया होता है ना सारा का सारा क्या होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो इसमें भी परिवहन क्या होगा, विसरण क्रिया ही द्वारा। जैसे देखो एक कोशिकीय जीव में यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस ये पौधा होता है। अब सरल बहुकोशिकीय जीव यानी थोड़ा मतलब सरल बोलो, देखो जितना भी जंतु सब है, मनुष्य है, वो सब जटिल बहुकोशिकीय है, लेकिन सरल बहुकोशिकीय जैसे शैवाल ये सरल बहुकोशिकीय, इसमें भी विसरण प्रक्रिया द्वारा ही परिवहन की प्रक्रिया होता है। यानी जो भी उपयोगी पदार्थ होगा विसरण प्रक्रिया द्वारा लेगा और जो भी हानिकारक पदार्थ होगा उसको विसरण प्रक्रिया द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन बहुकोशिकीय जो जटिल बहुकोशिकीय जैसे पौधा सब, बड़े बड़े पौधा सब, बड़े बड़े जंतु सब, उस सब में क्या होगा, तो उस सब में हमको अलग अलग रचना की जरूरत पड़ता है, जिससे क्या होता है एक मुख्य मतलब एक अलग सा स्थान रहता है जाने के लिए, निकलने के लिए, हर एक के लिए एक अलग रचना था जो हम लोग पाचन तंत्र में बहुत अच्छे से जाने थे। और हाँ पाचन तंत्र के बारे में अगर नहीं कोई एब्सेंट था, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गया तो उसको जा करके देख लो, वीडियो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है और आप लोगों से भी है कि अगर नहीं देखे तो आप लोग भी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। सारा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्रैश कोर्स क्लास 10th, और उसमें बायोलॉजी का भी पूरा दे रहे हैं, फिर बाद में देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से चलेगा। तो चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब पादप में ना देखो ये परिवहन की क्रिया पादप और जंतु दोनों में होता है, ठीक है। तो देखो पहला तो हम पढ़ेंगे पादप में, फिर पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में। तो सबसे पहले पादप में पढ़ते हैं। देखो पादप में दो तरीका, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इन दो जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन उत्तक भी कहते हैं। संवहन उत्तक दो प्रकार के, एक हो गया जाइलम और फ्लोएम। संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपयोगी पदार्थों को ले जाने वाला उत्तक। तो एक हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। जाइलम देखो जाइलम उत्तक का काम क्या है, ये पेड़ पौधा में रहता है, ठीक है। तो जाइलम उत्तक का काम क्या है, ये जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर ऊपर की ओर ले जाएगा, सिर्फ जड़ से लेकर ऊपर की ओर, यानी ऊपर जितना वो जाएगा वो कौन काम करेगा, जाइलम उत्तक। दूसरा इसका काम क्या है, केवल ये जड़ से तना की ओर जाता है, यानी एक ही दिशा में ये क्या करता है, गमन करता है, गति करता है, इसीलिए। और दूसरा ये मृत कोशिकाओं में ऐसा प्रक्रिया होता है, ये मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन, जाइलम उत्तक। इसको ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछते रहता है, इसीलिए इन चीज को ध्यान रखना। तो जाइलम जल और खनिज लवण को संवहन करेगा, एक ही दिशा में करेगा। दूसरा केवल जड़ से तना की ओर, मान लो एक ही दिशा, इसको कह सकते हैं हम लोग, एक ही दिशा कह सकते हैं ना, हाँ। और दूसरा ये मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखो दूसरा जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम भोज्य पदार्थ होगा, जो भी भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, बताए थे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो भी भोजन का निर्माण होता है
उस भोजन को तो सभी जगह जाना है ना, इसीलिए फ्लोएम ऊतक क्या करता है, सभी दिशाओं में क्या करता है, भोजन को स्थानांतरण करता है, यानी परिवहन करता है, ताकि सभी कोशिकाओं तक ऊर्जा मिल सके। ठीक है, अगला देखो, ये सभी दिशाओं में करता है, भोज्य पदार्थों को करेगा ये। और तीसरा, ये जीवित कोशिका में रहता है। फ्लोएम ऊतक कौन सी कोशिका में रहता है, जीवित कोशिका में। तो देखो ये अंतर हो गया, 2 मार्क में अंतर पूछते रहता है, तो 2 मार्क में 3-3 लिख दोगे काफी हो गया कि नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, तो पादप में ज्यादा कुछ नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। तो वाष्पोत्सर्जन सब उतना इंपॉर्टेंट, वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जो पेड़ पौधा क्या करेगा, जो जल अवशोषित करता है। अब जल जो बच जाता है, जितना उपयोग कर लिया भोजन बनाने में सो कर लिया, जो बच गया सो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, वो संतुलन बना रहता है पृथ्वी पर, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। वाष्पोत्सर्जन में एगो सेब का पौधा था जो बहुत ज्यादा 10 से 20 लीटर के आसपास वो प्रतिदिन निष्कासित करता है, यानी 90% के आसपास वो जल क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। यानी अपने भार के करीब 90% या उसके आसपास वो क्या कर निकाल देता है वाष्प। तो वाष्पोत्सर्जन उतना ज्यादा नहीं है इंपोर्टेंट, इसलिए इसको हम इस टॉपिक को इसमें नहीं दिए हैं। अब देखो जो अगला पार्ट है वो है जंतुओं में। पौधों में कोई दिक्कत, पौधों में ज्यादा नहीं है, इसमें बस इतना है। ठीक है, अब देखो जंतुओं में बहुत सारे तरीकों से क्या होता है, परिवहन होता है, बहुत सारी रचना की जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हम जंतुओं को देख लेते हैं। देखो जंतु में जो 3 ठो भाग है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया रुधिर या रक्त, जिसको ब्लड भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तीसरा हो गया रक्त वाहिनियां, सीरा, धमनी, ये सब रक्त केशिका, ये सब क्या हो गया, रक्त वाहिनियां, यानी रक्त को वहन करने वाला। और तीसरा होता है हृदय, जो एक पेशीय अंग है, यानी पेशी है, मांसपेशी उसका बना हुआ रहता है। तो ये तीनों बड़ा हृदय एक पंप की तरह काम करता है, यानी जितना भी गंदा रक्त आता है सबको फिर से क्या करता है, परिसंचरण करता है, फिर से शुद्ध रक्त को वो क्या करता है, भेजता है। तो ये सारा प्रक्रिया हम लोग हृदय में देखेंगे। रक्त वाहिनियां में देखेंगे कौन कौन सा मतलब रक्त किससे होकर के बात है, क्या काम है उसका, वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, रुधिर या रक्त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला, ये इसका जो पीएच मान होता है ना, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जो उदासीन होता है। लेकिन रुधिर या रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी 7.4 हो गया, इसका मतलब क्या, वो क्षारीय हो गया ना। नीचे देखो 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, और 7 हो गया उदासीन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो रक्त कैसा होता है, क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.4। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त में होता है ना, वो तरल ऊतक रहता है, इसीलिए तरल संयोजी ऊतक, एक दूसरे से जुड़कर देखोगे रक्त बहता रहता है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, रुधिर या रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। अब देखो रक्त का ना 3-4 भाग होता है। रक्त का कितना भाग, 4 भाग। देखो पहला भाग कहलाता है प्लाज्मा, दूसरा भाग आरबीसी, या उसी को हम लोग लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कर्पसल्स भी कहते हैं। तीसरा श्वेत रक्त कोशिका, जो WBC भी कहलाता है, नहीं लिखे हैं WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स भी कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसी को एक और नाम से जानते हैं रक्त बिंबाणु, या रक्त पट्टिकाणु, या थ्रोम्बोसाइट्स। 3-3, 4-4 नाम है इसका। ठीक है, तो ये रक्त का 4 भाग है। अब देखो जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, जो प्लाज्मा वाला भाग है उसमें पूरे ये रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल भाग। रक्त में बहुत भाग है ना, अब क्या क्या होता है इसमें देखो, तो ये तरल भाग हुआ प्लाज्मा। दूसरा चीज, ये रक्त का पूरे 55% रहता है, यानी अगर 100% रक्त है ना, तो उसमें से 55% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा की हम बात करेंगे तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, बाद बाकी कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन। ठीक है, अब हाँ, अगर प्लाज्मा के बारे में पूछे तो प्लाज्मा पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है, जो चिपचिपा होता है। पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तो प्लाज्मा में कोई दिक्कत, ये कैसा होता है, तरल भाग है ये रक्त का। दूसरा चीज, ये रक्त का 55% होता है रक्त में।
ये 90% जल रहता है इसमें। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल? 90% जल। और ये कैसा होता है? पीला रंग और चिपचिपा होता है। तो प्लाज्मा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लाल रक्त कोशिकाएं, जो आरबीसी कहलाता है। इसको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स भी कहते हैं। देखो ये रक्त लाल क्यों होता है, इसको लाल रक्त कोशिका क्यों बोले? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक, प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। इसको ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दूसरा, यही रेड ब्लड सेल्स जो है ना, यही ऑक्सीजन का वहन भी करता है। यानी रेड ब्लड सेल्स में कौन रहता है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता। श्वसन तंत्र में हम लोग देखे थे कि हीमोग्लोबिन क्या करता था? ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर जाते था आगे की ओर। तो वो उसको ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो पूछ भी देता है कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, श्वेत रक्त, कुछ दे दिया होगा तो क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी में भी अगर और खोद के पूछेगा तो कहेगा हीमोग्लोबिन, कि कुछ और प्रोटीन का नाम दे देगा, कुछ और प्रोटीन का, तो कौन में मारेगा? हीमोग्लोबिन में। ध्यान रखना, ठीक है। यही ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता है। रेड ब्लड में क्या होता है? केंद्रक होता ही नहीं है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता। ध्यान रखना, जितना भी उच्च स्तरीय जंतु है, स्तनधारी जंतु है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। इसको ध्यान रखना। चलो अगला पार्ट देखो, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तीसरा जो पार्ट है वो है श्वेत रक्त कोशिका, जिसको हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसल। देखो ये व्हाइट इसलिए इसको कहे क्योंकि ये रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन ना लाल रंग का वर्णक है, तब ना वो लाल होता। हीमोग्लोबिन है ही नहीं है तो वो रक्त कैसा दिखेगा? रंगहीन दिखेगा, यानी उजला उजला दिखेगा। इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है पता है? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ये तुम्हारे तुमको सर्दी, खांसी, जुकाम ये सबसे बहुत बार ये बचाता है। धूप गर्मी में जब हम लोग जाते हैं तो बुखार उखार से क्या करता है? बचाता है। यानी ये प्रतिरक्षा का क्या किया? काम किया, यानी एंटीबॉडी का ये निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इम्यूनिटी पावर कौन बढ़ाता है या प्रतिरक्षा कौन बढ़ाता है? तो श्वेत रक्त कोशिका। इसीलिए कोरोना जो हुआ था ना, उसमें देख रहा था, कह रहा था कि WBC दान कीजिए, WBC दान कीजिए, कहता हो था बहुत का। तब दिल्ली में तो बहुत दान तान किया था। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता था। उस व्यक्ति को कोरोना वायरस जिसको हो गया रहता, उसको अगर WBC डाल दिया जाता था ना, तो उसका कोरोना क्या हो जाता था? खत्म हो जाता, यानी मर जाता था। क्योंकि वो निर्माण वो अथिये नहीं कर, वृद्धि नहीं कर पाएगा जो उसको कुछ हानि पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। लेकिन श्वेत रक्त कोशिका में एक बात ध्यान रखना, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। ये अनियमित आकार का होता है, उसको ध्यान रखना। चलो उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब ध्यान रखना जितना बता रहे हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है प्लेटलेट्स, जिसको रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। 3 नाम याद रखना, सब नाम। ये देखो, इसका मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना। मुख्य काम क्या है इसका? रक्त को थक्का बनाना। इसमें भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है, हिपैरिन, पाराथ्रोम्बिन और क्या होता है, ये भी इसमें भी थक्का जमाने का वो गुण रहता है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखना, प्लेटलेट्स जो रक्त को थक्का बनाता है, ये मुख्य काम सब था इस रक्त का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अगला चीज बता रहे हैं, बंद करो। तो देखो, इससे पिछला वाला जो भाग था रुधिर या रक्त, उसको हम लोग अच्छे से जान लिए। अब देखो उसी में जो अगला भाग है वो है रक्त वाहिनियां। कौन सा है? रक्त वाहिनियां, जो उस रुधिर या रक्त को क्या करता है? वहन करता है। तो वो देखो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं धमनी, एक को सीरा, एक को केशिकाएं। तो देखो जो धमनियां होता है ना, वो धमनी क्या करता है? ऑक्सीजन वाले रक्त को, यानी शुद्ध रक्त को क्या करता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। सिंपल रूप में वही करता है ना, ऑक्सीजन रक्त, यानी ऑक्सीजन रक्त का मतलब जो शुद्ध रक्त है। तो सीधा और सिंपल ध्यान रखेंगे तो धमनी
जो होता है वो शुद्ध रक्त को क्या करता है, हृदय से विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरा जो सीरा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रहित यानी गंदा रक्त को वो क्या करता है, विभिन्न अंगों से, मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त क्या करता है, अंगों से, विभिन्न अंगों से क्या करता है, वो हृदय तक ले जाता है शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है, तब ना फिर हृदय से जाएगा पूरे शरीर में धमनी के द्वारा। तो सीरा का काम क्या है, विभिन्न भागों से गंदा रक्त को हृदय में लेके आना, और धमनी का क्या काम है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इन दोनों का काम समझ में आया। तीसरा जो है केशिका, वो बहुत पतला होता है। ठीक है, एक होता है महीन बहुत पतला, एक होता है पारगम्य। ठीक है, जो महीन होता है वो एक स्तरीय रहता है, और पारगम, जो पारगम इसको बोलेंगे, कहने का मतलब वो आर पार भी हो सकता है, उसमें मतलब विसरण प्रक्रिया द्वारा जो उसमें प्रोटीन व्रोटीन जो भी आना चाहेगा ना, वो क्या हो सकता है, पारगम्य हो सकता है। इसीलिए इसको रक्त केशिका, यानी बहुत पतला केस के समान रहता है वो नस, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मोटा रहता है। तो देखो इन दोनों में अंतर भी पूछता है, धमनी और सीरा में। ठीक है, तो धमनी और सीरा में क्या हम अंतर कर सकते हैं कि धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का वहन करता है, सीरा जो होता है वो गंदा रक्त को वहन करता है। दूसरा लिख देंगे कि धमनी जो है सो हृदय से लेकर विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को लेके जाता है, जबकि सीरा विभिन्न अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और कुछ लिख सकते हैं, हाँ ऐसा, हाँ एक चीज और, फुफ्फुस धमनी जो होता है ना वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है, वहन करता है। मात्र एक फुफ्फुस धमनी जो होता है वो अशुद्ध रक्त को, और फुफ्फुस सीरा जो होता है वो शुद्ध रक्त को वहन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें तो रक्त वाहिनियां हो गया, अब दूसरा जो लास्ट और आखिरी पार्ट है जो हृदय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है परिवहन कार्य करने के लिए। अगर हृदय गया तो तुम्हारा परिवहन क्रिया खत्म, तो ही खत्म, मतलब खत्म हो जाएगा। देखो तो हृदय या हार्ट ये एक क्या है, पेशीय अंग है, यानी मांसपेशियों का एक लचीला पदार्थ रहता है, कोमल रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 भाग होता है जिसको हम लोग वेश्म बोलते हैं। 4 वेश्म होता है, वेश्मों की संख्या कितनी, 4। एक दायां आलिंद दायां नीले, और एक तो हो गया बायां आलिंद बायां नीले। तो देखो हम इसको समझाने के लिए ऐसे लिख दिए, तुम लोगों को अगर पूछे तो एक लाइन से लिखना, दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले। कितनी संख्या में, 4 संख्या में। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि हृदय में वेश्मों की संख्या कितनी, 4, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछते रहता है, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो इसके थोड़ा हम लोग प्रक्रिया को समझ, एकदम सिंपल रूप में बता दिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो जो दायां आलिंद है हृदय का, अगर चित्र देखेगा, चित्र भी बनाना, क्योंकि पूछते रहता है कभी कभी, हमको तो चित्र भी बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाए। अब देखो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना उसको। जो दायां आलिंद होता है उसमें, ठीक है, दायां साइड रहता है दायां आलिंद, उसमें क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से जिस रक्त में O2 नहीं रहता है, यानी गंदा रक्त जो सीरा लेके आता है, पता है ना, तो वो विभिन्न भागों से महासीरा द्वारा, उसमें एक महासीरा होता है जो सीराओं से मिलकर बना रहता है बहुत बड़ा, तो महासीरा लेकर के कहा जाता है उसको, दाएं आलिंद में। जो गंदा रक्त कहाँ आया विभिन्न भागों से, दायां आलिंद में। फिर वही गंदा रक्त दायां आलिंद से चले जाता है कहाँ, दायां नीले में, दायां आलिंद में, या फिर नीचे गया, और फिर दायां आलिंद से फुफ्फुस धमनी द्वारा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनीकरण मतलब शुद्धिकरण होने के लिए, गंदा था अब वो शुद्धिकरण करने के लिए कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फेफड़े में वायु आया रहता है, वायु कोष्ठिका में, याद है ना, वहीं से ना ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा इसमें आएगा, तब ना वो शुद्ध हो जाएगा। तो देखो वहां पर जाएगा फेफड़ा में शुद्धिकरण होने के लिए, यानी ऑक्सीजनीकरण होने के लिए, ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए। और फिर जब संयोग हो जाएगा तो अब बन गया ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, बन गया ना, यानी अब ये बन गया शुद्ध रक्त। जब ये शुद्ध रक्त बन गया तब शुद्ध रक्त जाएगा कहाँ, अब बायां आलिंद में। कहाँ जाएगा, बायां आलिंद में। यही बायां आलिंद में से फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी वही रक्त फिर से जो शुद्ध हो गया है वो रक्त कहाँ जाएगा, बायां नीले में। कहाँ जाएगा, बायां नीले, यानी ऊपर वाले भाग में। देखो इस साइड रहता है दायां
फिर नीचे वाला दाया वाला भाग, फिर इस साइड बाया, फिर ऊपर वाला भाग, ऐसे आया, ऐसे करके फिर ऐसे करके वापस निकल जाता है। देखो चित्र में देखना, वो चित्र में समझ में आ जाएगा पूरे, इसको समझ लो। तो बाया नीले से फिर से वहां पर महाशिरा होता है, ठीक है। ये महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त क्या हो जाता है, पूरे अंग तक चले जाता है, जिसका उपयोग क्या करता है, कोशिका, उसमें से ऑक्सीजन फिर विखंडन होता है, बताए थे सब कुछ, पीछे वाला वीडियो देख लेना जा करके, अगर नहीं आया था कोई तब। तो देखो, तो यहां से चला गया पूरे कोशिका तक, फिर कोशिका अपना ऊर्जा बनाएगा ग्लूकोज के साथ ग्रहण करके, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, फिर उसके बाद पूरे अंग को क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। यानी ये पूरे प्रक्रिया है किसका, हृदय का। याद रखना, देखो अशुद्ध रक्त विभिन्न भागों से आया दायां लिंग में, फिर गया दायां नीले में, फिर दायां नीले से कहां जाएगा, फेफड़ा में, फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा, इसीलिए याद रखना फुफ्फुस धमनी ही न था जो अशुद्ध रक्त का क्या करता है परिवहन करता है। तो देखो फुफ्फुस धमनी द्वारा गया, फिर यहाँ से फुफ्फुस धमनी से कहाँ गया, फेफड़ा में, फेफड़ा से में शुद्धिकरण हो गया, ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, फिर गया कहाँ, दायां आलिंद में, बायां आलिंद में, अब बायां आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर कहाँ चला गया, बायां नीले में, अब फिर यहाँ से ये जो महाशिरा होता है, कौन महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, जो फुफ्फुस शिरा के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। यानी इसीलिए हमको याद रखना कि फुफ्फुस शिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को पूरे अंगों तक पहुंचाता है। इस प्रकार से कोशिकाओं तक क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है और वो ऊर्जा प्रदान करता है, यानी प्राप्त कर लेता है। अब देखो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो थोड़ा एगो पार्ट है वो है लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ ये बहुत छोटा बात, ये ऊतकों के बीच में एक द्रव रहता है, दो ऊतकों के बीच में एक द्रव रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका। लसिका में दो चीज होता है, WBC और प्लाज्मा, दोनों का मिक्स रहता है, क्या, लसिका। यानी जब हम WBC और प्लाज्मा को मिला देंगे ना तो बन जाएगा क्या, लसिका, याद रखना। और ये पोषक तत्व और हार्मोनों का वहन भी करता है, वसा का भी वहन करता है, कौन, लसिका। यानी जितना भी पोषक तत्व होता है जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें जो पोषक तत्व भोजन में से निकलता है और जो हार्मोन होता है वो वहन यही करता है, लसिका या लिम्फ। इसी में विसरण प्रक्रिया द्वारा इधर से उधर होते रहता है, ठीक है। तो लसिका और लिम्फ में कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे लास्ट पॉइंट जो है ना वो है रक्तचाप। कौन सा, रक्तचाप, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर BP के नाम से भी जानते हैं। देखो शिथिलन और संकुचन, तो पहले तो संकुचन होता है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर 120 पारा जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना होता है 120। और डायस्टोलिक शिथिलन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टोलिक, उसको क्या, वो कितना होता है 80 Hg। और सामान्य व्यक्ति में BP जो होता है वो कितना होता है 120/80। अगर 120 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 80 है तो उसका समान है, यानी वो स्वस्थ व्यक्ति है, समझ गया। इससे जब ही अधिक होता है तो हम कहते हैं BP हाई, इससे कम हुआ तो BP लो। इसको ध्यान रख, देखो ये ब्लड प्रेशर है क्या जी, जो ये रक्त वाहिनियां सब है ना उस पे ब्लड का कितना प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर समान है मतलब तुम्हारा अंग अच्छे से काम करेगा, प्रेशर असमान है मतलब तुम्हारा अंग जैसे कपार उपार दुखते रहता है, नहीं देखो तो नस दिखने लगता है, अगल बगल देखोगे गौर से तब। तो ये मतलब जो शिरा या धमनी या जो नस होता है ना उसके दीवारों पर कितना प्रेशर लग रहा है जब ब्लड बह रहा है, वही तो होता है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। जो सामान्य व्यक्ति में कितना होता है 120/80। लेकिन जब बहुत अधिक ब्लड प्रेशर हो जाते तो उसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन। इस नाम से जानते हैं हाइपरटेंशन। उस स्थिति में क्या हो जाता है, ब्रेन का जो ब्रेन हेमरेज हम लोग कहते हैं ना, ये न्यूरॉन ही क्या हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम ही पूरे खराब हो जाता है, जिसको हृदयाघात के नाम से भी शायद जाना जाता है। अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो जब उस परिस्थिति में उसका दिमाग काम करना बंद, दिमाग काम करना बंद मतलब आदमी की मृत्यु, आदमी की मृत्यु मतलब आदमी से गेलो मतलब आदमी ऊपर चला गया, मतलब वो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा ना। तो देखो ब्लड प्रेशर समझ में आ गया, 120/80 याद रखना, ये सामान्य व्यक्ति। हाइपरटेंशन उससे अधिक हो गया तो उसको हाइपरटेंशन कह देंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन नहीं होता है, हाइपरटेंशन होता है। चलो कम हो गया, लोअर टेंशन कह दो और क्या कहोगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है,
चलो तो अब अगला देखो, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सारा का अभी बन रहा है, उसका हम बताए हैं, सब दिन बता रहे हैं कि उसका अलग सीरीज चलेगा यूट्यूब पर भी और क्लास में भी, ठीक है। तो उसको अलग से एक क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित अलग से वीडियो डाल जाएगा, ठीक है। और तुम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए वीडियो को पूरे देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कभी नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी पूरे डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।